खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, खबर फास्ट पर सवाल आपका लेकर मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। कर्नाटक के कॉलेज से हिजाब पर शुरू हुआ विवाद राष्ट्रीय स्तर पर छाया हुआ है और इस पर राजनीति तेज हो गई है। कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के नेता हिजाब के समर्थन और विरोध में अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। इस कंट्रोवर्सी के बीच एक बार फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता की चर्चा होने लगी है। बीते दिन उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा दांव खेल दिया है। उन्होंने कहा कि फिर से सरकार बनते ही वो स्पेशल कमेटी बनाकर समान नागरिक संहिता लाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पहले भी काफी चर्चा हो चुकी है। इसके पक्ष और विपक्ष में भी लोग अपना अपना मत रख चुके हैं। इस बार हिजाब को लेकर हो रहे विवाद के बीच फिर से चर्चा में आया ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला। लेकिन सवाल ये कि चुनावों के बीच यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा के मायने क्या है? क्या सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चुनावों के मद्देनजर वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित चुनावी दांव खेला है, या फिर कश्मीर से धारा 370, राम मंदिर और ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों का हल होने के बाद अब सरकार के लिए संविधान के आर्टिकल 44 की भावना के अनुरूप देश की अखंडता के समान कानून के मुद्दे पर कड़े कदम उठाने का यह सही वक्त है? इसी पर होगी चर्चा। शुरू करते हैं सवाल आपका। सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सुनिए और उनके बयान के बाद सियासत की गर्मी कैसे बढ़ रही है, विरोधी दलों के नेताओं का क्या कुछ कहना है, जरा ये भी सुनिए। अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, सेवानिवृत्त जनों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य स्टेक होल्डरों की एक कमेटी गठित करेगी जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का दायरा विवाह, तलाक, जमीन जायदाद और उत्तराधिकार जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों, होगा। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान निर्माताओं के सपनों को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम होगा और संविधान की भावनाओं को मूर्त रूप देगा। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 की दिशा में भी एक प्रभावी कदम होगा जो देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की संकल्पना प्रस्तुत करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी समय समय पर इसे लागू करने पर जोर ही नहीं दिया, बल्कि कई बार इस दिशा में कदम नहीं उठाने के लिए भी नाराजगी व्यक्त की है। देखिए, अभी हम वही आपके बोलने पर स्टेटमेंट दे रहे थे। पहले तो ये समझना चाहिए मुख्यमंत्री को कि यूनिफॉर्म का मतलब ये नहीं है कि कॉमन हो, और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी आप कह रहे हैं, बाबा साहिब ने कहा था कि ये वॉलंटरी होना चाहिए, मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। तीसरा ये है कि एमआईएम पार्टी का मानना ये है कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी के माने क्या है? डाइवर्सिटी के माने ये है कि एक वन साइज विल नॉट फिट एवरीवन। तो भारत देश में कई कल्चर्स हैं और आर्टिकल 29 जो है एक एब्सोल्यूट राइट है, फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 29 ये कहता है कि हर व्यक्ति को, हर समाज को अपने कल्चर को प्रिजर्व और प्रैक्टिस करने का इख्तियार है। आप कैसे वायलेशन करेंगे आर्टिकल 29 का? और चौथी बात यह है कि इस देश में आप जो है वन नेशन जरूर है, वन कंट्री जरूर है, मगर मेनी कल्चर्स हैं। ये इस देश की खूबसूरती है। पांचवी बात यह है कि क्या ये बताएंगे कि दयाबागा या मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट वाले क्या बोलेंगे इसके ऊपर? छठी बात यह है
कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट्स मिलते हैं, क्या वो दूसरे समाज को क्यों नहीं दिए जाएंगे? वो भी राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। आखिरी बात यह है कि लॉ कमीशन ने खुद कह दिया कि देश में इस सिविल कोड की जरूरत नहीं है। और इन सवालों का जवाब दें भाई, आपकी जमीन खिसक रही है तो आपको अचानक ही याद आता है। विचार चुनाव के समय आ रहा उनको, जॉब कैलेंडर पर तो सोचा नहीं। इस देश की प्राथमिकता क्या है? अभी नौकरी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, उसके बारे में जुबान खोलते या ताला पड़ जाता है। सामाजिक सौहार्द शून्य के सूचकांक पे, उसके बारे में जुबान खोलते कुछ भी। चुनाव के समय में रंगीन ख्याल आते हैं। अरे पार्लियामेंट का भी एक फंक्शन होता है, विशद चर्चा की जरूरत होती है। नौकरी की बात करिए, आज की सबसे बड़ी आवश्यकता नौकरी है, रोजगार है। भुखमरी के सूचकांक पे आप 101वें नंबर पे हैं 116 देशों में। जुबान खुली कभी उस पर? कोविड काल में देखा है हमने भाजपा सरकारों की करतूत, जुबान खुली उस पर। जुबान को एक विस्तार दीजिए और जो सबसे बड़ी प्राथमिकता अभी होनी चाहिए उस पर चर्चा करिए। इन सब चर्चा के लिए थोड़ा संसद को भी वक्त दीजिए। तो विपक्ष यूं कहें कि विरोधी दलों की तरफ से अब पलटवार शुरू हो चुका है। ओवैसी ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 29 का उल्लंघन होगा। साथ ही साथ मनोज झा आरजेडी सांसद ये कह रहे हैं कि चुनावी वक्त में ही ये रंगीन ख्याल सरकार को आ रहे हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दानिश इकबाल, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ हैं। हिमांशु कुमार, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। दानिश इकबाल, मैं आपके पास सबसे पहले आ रहा हूं। इस वक्त जब 5 राज्यों में चुनाव है, उत्तराखंड में भी चुनाव है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आगे प्रभावी कदम उठाने की बात कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि भाई चुनावों के वक्त ये तो रंगीन ख्याल आप लोगों को आ रहे हैं। नहीं, ये कोई रंगीन ख्याल नहीं है। ये उन अंधकार से निकाल करके जो है उजाले में लाने की बात है। आप देखिए कि मजहबी प्रथा के नाम पर, धार्मिक प्रथा के नाम पर कब तक आप मौलिक अधिकारों का हनन करते रहेंगे? कब तक आप उन चीजों को दबा करके रखते रहेंगे, समाज की कुरीतियों को? कब तक समाज के अंदर जो है भेदभाव पैदा करते रहेंगे? तो इसलिए हमारा मानना है कि अब समय आ चुका है, वक्त आ चुका है कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में पूरे खुले मन से चर्चा करना चाहिए। मैं चाहता हूं और ये पार्टी भी चाहती है कि बिना चर्चा के, बिना जो है डिबेट के इस पे हम कोई नतीजा पे ना जाए। हम चर्चा करने की बात कर रहे हैं। हम जो है चाहते हैं कि डिबेट हो, क्योंकि जिस प्रकार से आप देखिए हम धर्मनिरपेक्ष राज्य की कल्पना करते हैं और इसी संविधान के निर्माता ने आर्टिकल 44 में ये बात कही है, नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से ये बात कही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है आपको जो है एक कल्पना था कि उसको इस समाज के अंदर, इस देश के अंदर लागू करना चाहिए। हम उसी की बात कर रहे हैं, उन्हीं को सम्मान देने की बात कर रहे हैं। और देखिए जो पिछड़े हैं, जिनको जो है सामाजिक कुरीतियां के नाम पर आप, सामाजिक मजहबी जो रस्मों रिवाज के नाम पर आप दबाना चाहते हैं, वो अब दबने वाला नहीं है। नहीं, मामला तो अब देखिए कोर्ट में तो ये मामला चल रहा है ना इकबाल साहब। आपने खुद पिटीशन लगाई कि जो भी बाकी पिटिशनर्स हैं उनके पिटिशंस को क्लब करके सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई करे। जी निश्चित तौर पर देखिए, हमने जो है आज से 3 साल पहले जो है दिल्ली हाई कोर्ट में भी पिटीशन डाली थी और अभी पिछले महीने जो है हमने जो है सुप्रीम कोर्ट में भी डाली है और कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है। कोर्ट ने बार बार कहा, कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है, कोर्ट ने 1985 के फैसले, शाहबानो के फैसले में कहा है, कोर्ट ने 1995 का जो फैसला था शल्ला मुद्रावाद, उसमें भी कोर्ट ने कहा है कि सरकार को, केंद्र को इस विषय पर सोचना चाहिए। बार बार कोर्ट कह रही है कि आप कब तक जो है मजहबी जो प्रथा चली आ रही है उस कब तक जो है आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता रहेगा। अब समय आ गया है कि जो मजहबी प्रथा के कारण आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है उसको समाप्त तभी हो सकता है जब इस देश के अंदर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड का निर्माण किया जाए। नहीं ठीक है, सरकार इस पर कुछ नहीं कह रही। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इस पर बयान देते हैं। उत्तराखंड में चुनाव है तो सवाल खड़े होंगे, मैं इस पर भी चर्चा आपसे करूंगा। धीरज, एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धीरज, बहुत बहुत स्वागत है, रखिए अपनी बात। सबसे पहले तो सर मैं आपको, आपके हर चैनल वाले स्टाफ को मैं हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ और दोनों राजनीतिक नेता को मैं नमस्कार करता हूँ जी। मेरा सवाल आपके चैनल के माध्यम से, मेरा यही सवाल है सर कि हमारी जो जरूरत है
कि हमारी सैलरी हरियाणा सरकार कब बढ़ाएगी। जब चलिए नीरज, देखिए आज मुद्दा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर है और मैं दर्शकों से ये आग्रह भी करता हूं, अनुरोध भी करता हूं कि जिस मुद्दे पर चर्चा आज रखी गई है, क्योंकि लगातार खबरफास्ट जनहित के तमाम मुद्दों को उठाता है, अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए भी आप और तमाम लोगों को भी, जनता को भी एक मौका, एक मंच उपलब्ध कराने की कोशिश हमारी लगातार रहती है। लेकिन आज मेरा आग्रह यह है कि जो मुद्दा है उस मुद्दे पर अपनी बात अगर कोई रखना चाहते हैं तो आप फोन करें। हिमांशु कुमार भी हमारे साथ, नेता कांग्रेस के जुड़े हुए हैं। हिमांशु कुमार जी, आपके पास आ रहा हूं, पहला रिएक्शन दीजिए जरा जो कहा, क्योंकि देखिए ओवैसी तो कह रहे हैं कि आर्टिकल 29 का उल्लंघन होगा ये, और दूसरी तरफ आरजेडी जो सांसद हैं मनोज कुमार कह रहे हैं कि भाई चुनावी वक्त में रंगीन ख्याल है। आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं। देखिए 2018 में ही विधि आयोग ने इस बात पर सहमति जता दी थी कि भारत में समाज न है और न ही इसकी कोई सूरत दिख रही है। तो चुनावी समय देख करके, चुनाव जब आता है तो भारत ऐसे जो लोक लुभावन मुद्दे हैं, जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर वोट को एकत्रित करने के प्रयास, लोग इस तरह के मुद्दों को उछालते हैं, कोई नई बात नहीं है, आपने पहले भी देखा होगा। उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी, ठीक है सर, आप तो जब बीजेपी ये कहती थी कि भाई हम धारा 370 है कश्मीर से हटाएंगे, तब भी उसको चुनावी जुमला आप लोग बताते रहे। इस तरह के कई और प्रॉमिस है जो बीजेपी ने डिलीवर किए हैं। ट्रिपल तलाक का मामला हो, धारा 370 का मसला हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, समान नागरिक संहिता के बारे में भी उन्होंने वादा किया था। लगातार भारतीय जनता पार्टी के तो में आप देखेंगे ये वादा रहा है उसका, लेकिन आज तक इस पर कोई काम नहीं किया गया। दूसरी बात कि जिस तरह से 2017 में जो वादा किया था इन्होंने, उस कितने वादों को उन्होंने पूरा किया है उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यह बताने का काम करेंगे। उन्होंने कहा था कि 100 दिन के भीतर लोकायुक्त की बहाली कर देंगे, क्या बहाली हुआ? एंटी करप्शन सेल की बात कहा गया था 2017 में, क्या एंटी करप्शन सेल वहां बन पाया? प्रत्येक जिलों में छात्राओं के लिए आवासीय विद्यालय की बात कही गई, क्या प्रत्येक जिला में आवासीय विद्यालय छात्राओं के लिए खोला गया? निर्धन वर्ग के महिलाओं के लिए विशेष पोषाहार की व्यवस्था की बात कही गई, क्या किया गया? आप केंद्र की बात करें तो केंद्र की सरकार 15 लाख रुपए प्रत्येक परिवार को देने की बात कहा था, प्रत्येक व्यक्ति को, भारत की जनता को। क्या 15 लाख रुपया मिला? 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही गई, क्या रोजगार मिला? उल्टे लोग बेरोजगार आज हो रहे हैं। तो जो भी वादा भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सरकार या उत्तराखंड की सरकार ने किया, उसमें से बहुत कम वादों को उन्होंने पूरा किया। और ये जो लोक लुभावन मुद्दे हैं, जो धर्म के आधार पर, जात के आधार पर वोट की गोलबंदी करने का बात है, वह भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है और उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। इसी से हताशा और निराशा में इस तरह का अनर्गल बयानबाजी ये कर रहे हैं। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। एक दर्शक करीम खान मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। करीम, बहुत बहुत स्वागत है, रखिए अपनी बात। जी त्यागी जी नमस्कार। जी नमस्कार जी, मैं ये कहना चाहता हूँ आप जी आपका इतना बेहतरीन चैनल है, इसको हम टाइम निकाल के देखते हैं। आप ये कहाँ के मुद्दों पे आके खड़े हो गए? आपको विकास पे बात करना चाहिए, हमारे यहाँ उन्नति पे बात करना चाहिए। इनको अगर सिविल कोड 10 साल से सरकार है, ये इस पे प्रयास करते हैं, इन्होंने प्रयास नहीं किया। सवाल ये उठता है कि विकास पे बात होना चाहिए, विदेशों में कितना विकास हो चुका है और हमारे देश में कितना विकास किया है। और ये जो कांग्रेस के नेता है, मैं इनसे कहना चाहता हूँ, आप ये अच्छी तरीके से भली भांति समझ लें कि बीजेपी जिस रोड पे लाके तुमको खड़ा करना चाहती है, तुम उसी रोड पे आके खड़े हो जाते हो। आपको प्रमुखता से जवाब देना चाहिए। और कुछ चैनल इसमें लगे हुए हैं जो इसको प्रमोट करते हैं और इसी को ही लागू करते हैं, इसी पे बहस करके दुनिया को दिखाना चाहते हैं। शायद इसका खामियाजा बीजेपी को भी भुगतना पड़ेगा। दानिश जी, आप इसको ख्याल रखिए अच्छी तरीके से। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया करीम आप अपनी बात कहने के लिए। दानिश इकबाल साहब, और कई मुद्दे हैं उत्तराखंड से जुड़े, मुद्दा पलायन का है, रोजगार का है। इन मुद्दों पर क्यों चुनावी मंचों पर बात नहीं हो रही है?
क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड? क्या ये एक ध्रुवीकरण की, वोट पोलराइजेशन की कोशिश है, जैसा आरोप हिमांशु कुमार लगा रहे हैं? कि भविष्य चुनाव जो है अपने चरणों में है जी। और अब जनता तय करेगी कि किस सरकार ने काम किया है और किसे वापस दोबारा लाना है जी। तो ये अब जो है मुझे लगता है कि बहुत विषय जो है चर्चा का नहीं है, जितना चर्चा होना था जो सरकार अब फैसला जनता का होगा। जनता क्या फैसला लेती है उसका हमें इंतजार करना चाहिए। जहां तक आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की, देखिए ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के जो इसकी अवधारणा का जो विकास हुआ वो 1835 में हुआ, जब औपनिवेशिक काल था तब से इसका विकास, और तब ये बातें हुई थी। तब उस समय जो है अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को अलग अलग कर दिया था, क्योंकि भाई उनकी तो चाल ही थी अंग्रेजों की कि भाई इस तरह से जो है एक रूपता ना दी जाए इस कानूनों को। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि औपनिवेशिक काल में भी एक रिपोर्ट आई थी, उस वक्त भी इसकी अवधारणा की बात की गई थी। लेकिन अभी वर्तमान समय में मुझे लगता है कि इस देश के अंदर हर उन पहलू पर, हर उन विषयों पर जो देश को एक करता हो, जो सभी संप्रदाय को एक करता हो, जो संप्रदाय जो हम सब धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, उस धर्मनिरपेक्षता को जो है लागू भी तो करना चाहिए। आप क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करने से भागते हैं? आप क्यों पीछे हटते हैं? आप क्यों नहीं चाहते हैं कि एक कानून हो? आप क्यों चाहते हैं कि एक इसी देश के अंदर हम सबका डीएनए एक है, हम सबका कल्चर एक है, हम सबकी संस्कृति एक है, हमारा पूजा पद्धति का सिर्फ पूजा पद्धति हमारी अलग है, हम सिर्फ अपने अलग अलग पूजा पद्धति करते हैं, लेकिन हमारा कल्चर एक है, हमारा डीएनए एक है, हमारी संस्कृति एक है, हमारा सभ्यता एक है। उसके बावजूद हम अगर बात करते हैं कि एक समान कानून होना चाहिए, अगर पति पत्नी में संबंध विच्छेद होता है तो उसका एक कानून होना चाहिए, शादी विवाह का एक कानून होना चाहिए, बच्चे को गोद लेने का एक कानून होना चाहिए, और अगर आप किसी को जो है अपनी वसीयत करते हैं तो उसका एक कानून होना चाहिए। मुझे लगता है कि इस देश के अंदर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और मैं एक बात बता दूं, इस देश के अलावा बहुत से ऐसे देश हैं जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यहां तक कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड है, चाहे उसका रंग रूप जो भी हो, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड वहां पर भी है। तो हमारे देश के अंदर इसको अपनाने में क्या कमियां हैं या अपनाने में क्या जो है लोगों को परेशानियां, मुझे समझ में नहीं आती। जी ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात बीजेपी कहती है, हालांकि सवाल ये भी उठते हैं कि दूसरा टेन्योर चल रहा है केंद्र सरकार का, कोई प्रयास अब तक नहीं दिखे हैं। सवाल ये उठते हैं चुनावी वक्त में क्यों इस तरह के बातें सामने आती हैं, और जब यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए आर्टिकल 44 का हवाला दिया जाता है तो वैसे ही कहते हैं कि भाई आर्टिकल 29 का भी तो उल्लंघन इससे होगा। भविष्य देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ कहा वो करके दिखाया है 7 साल के अपने कार्यकाल में। आप बताइए इस देश के अंदर कोई कल्पना कर सकता था कि राम मंदिर का निर्माण बिना किसी जो है आपको डिस्टरबेंस से हो जाएगा, बड़ी शांति से हो जाएगा? वो हो गया। कोई कल्पना कर सकता था कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हट जाएगा? वो हो गया। कोई कल्पना कर सकता था कि इस देश के अंदर जब शाबानो के केस में सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय थे उसको सरकार ने पलट दिया हो, उसके बावजूद इस देश के अंदर अगर ट्रिपल तलाक पे कानून बनाना हो तो वो ट्रिपल तलाक पे कानून इसके सरकार ने बना के दिखा दिया। कोई कल्पना कर सकता था कि महात्मा गांधी ने जो बात कही थी कि इस देश के अंदर जो अल्पसंख्यक हैं, जो दूसरे देश में चले गए हैं, उनको अगर वापस भारत लाना होगा तो कानून बनाना होगा, उसको अगर किसी ने साकार किया तो इसके सरकार ने साकार किया है सीएए के माध्यम से। उसी प्रकार से अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई ला सकता है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही ला सकती है। आप थोड़ा धैर्य रखिए, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, आप देखिएगा निश्चित तौर पर। लेकिन हाँ, हम चाहते हैं कि इस देश के अंदर सबको साथ लेकर के चलें। अगर किसी की कोई आपत्ति है तो उसको भी सुना जाए, ये हमारा संस्कार है। और हम निश्चित तौर पर बिना वाद विवाद के, बिना डिबेट के और बिना जो है इस पे जो है पक्ष रखे हम इसको लागू नहीं करने वाले हैं। हम सबका पक्ष सुनेंगे, लेकिन हाँ ये महत्वपूर्ण है कि इस देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस पे जरूर जो है ध्यान देगी। ठीक है सर, लौटूंगा आपके पास। एक दर्शक राम शर्मा हमारे साथ हरियाणा से जुड़ गए हैं। राम, बहुत बहुत स्वागत है, रखें अपनी बात। राम, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही? हाँ जी राम, रखिए अपनी बात। शुक्रिया करता हूँ फास्ट टीवी चैनल का, ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। भाई साहब, मेरा क्या है, स्कूल से ही ऐसी चीजें सिखाएंगे हिजाब या दूसरी चीजें तो क्या होगा? दिस इज नॉट गुड फ्रॉम द स्कूल।
ये पुलिस में और आर्मी में भी क्या है, ड्रेस कोड है, वहाँ पहन ले, हिजाब पहन के दिखाएं। ये हिजाब, मैं ये हिंदू या मुसलमान के वो नहीं हूँ, एक ड्रेस कोड जरूर होना चाहिए और पालना करनी चाहिए। स्कूल कॉलेज में अगर ऐसी चीजें होंगी तो बहुत गलत होगा। दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। तो डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, जो जैसे मर्जी करे। एक तो मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। और क्या है, एक ड्रेस कोड है और इस चीज पे कोई बहस नहीं होनी चाहिए। प्रिंसिपल ने अगर ड्रेस कोड या है तो ड्रेस कोड में ही आए, ये मजमा ना लगाए कॉलेज और स्कूलों में। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राम शर्मा अपनी बात कहने के लिए। हिमांशु कुमार, जिस तरह से कह रहे थे दानिश इकबाल साहब, ठीक है, क्योंकि आपने भी कहा कि और ओवैसी साहब भी कह रहे थे कि लॉ कमीशन भी ये मान चुका है कि इस वक्त यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है, मुद्दे और भी हैं। देखिए, तो एकता में एकता का देश कहा गया है और इस देश में बहुत सारे धर्मों के मानने वाले लोग हैं, बहुत सारे संप्रदाय और धर्म के लोग हैं, बहुत सारे जातियों के लोग। इसे एकत्रित करके ही भारत को मजबूत किया जा सकता है जी। हम आपको बता रहे थे कि उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में जो वादा किया था, उन वादों में कितने वादों पर ये खरे उतरे, इसके बारे में मैंने चर्चा किया था। गन्ना किसानों की फसल का 15 दिन में भुगतान की बात इन्होंने कहा था, क्या 15 दिनों में ये भुगतान हो पाया? जल विद्युत परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कहा था, क्या ये हो पाया? महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर रोकथाम के लिए फास्ट ट्रैक की स्थापना की बात कही थी, क्या ये हो पाया? ये सारी बातें नहीं हो पाई। इसके बाद पहाड़ी राज्यों में हत्या और रेप के मामले में पहले नंबर पर बन गई है उत्तराखंड। ये जम्मू और कश्मीर को भी पीछे छोड़ दिया। तो इस तरह से पता चलता है कि अपनी विफलताओं को रोकने के लिए, अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए इस तरह के हथकंडों को अपना रही है भारतीय जनता पार्टी। इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जो बेसिक मुद्दे हैं उत्तराखंड के, उन सारी बातों से ध्यान भटकाने के लिए ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। नहीं ठीक है सर, क्या कांग्रेस यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू हो इसके समर्थन में कि नहीं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब विधि आयोग ने ये बात कह दिया है कि अभी इसकी जरूरत देश में नहीं है, तो फिर अभी चुनाव के समय इन मुद्दों को उठाने की क्या आवश्यकता है? जी। कांग्रेस कानून व्यवस्था पे विश्वास रखती है, भारतीय संविधान में विश्वास रखती है और कांग्रेस जो भारत की न्याय प्रणाली है उसमें विश्वास रखती है। नहीं सर, कांग्रेस भारत की न्याय प्रणाली में विश्वास रखती है, दावा आप कर रहे हैं, तो इसका उदाहरण तो राजीव गांधी सरकार में जब शाहबानो का जो वर्डिक्ट उसमें आया था, उसको किस तरह से कानून बनाकर पलटा गया था, वो भी तो एक तुष्टीकरण की राजनीति या ध्रुवीकरण की राजनीति कांग्रेस कर रही थी ना उस वक्त। ये आप कह सकते हैं, लेकिन उस समय की जो आवश्यकता थी स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने उस पर अमल किया था। जी, जवाब दीजिएगा। आज जिस तरह से जी ये चुनाव के समय में ही हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान हिंदुस्तान, समान नागरिक संहिता, ये सब बातें क्यों आती है चुनाव के समय में? चुनाव जाते ही इन बातों को दबा दिया जाता है, चुनाव आते ही इन बातों को उठा दिया जाता है। क्या मतलब है? इसका मतलब साफ और स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में धार्मिक ध्रुवीकरण हो और उसका लाभ उसको मिले। ठीक है, दानिश इकबाल साहब जवाब दीजिएगा, जब विधि आयोग के कह रहा है कि अभी इसकी भारत में जरूरत नहीं है, तो फिर क्यों ये जो मुद्दे हैं वो गौण हो रहे हैं? बाकी जिन मुद्दों पर बात होने की जरूरत है वो नहीं नजर आते? देखिए, सारे मुद्दे महत्वपूर्ण है इस देश के अंदर, और इस देश के अंदर बहुत सारे मुद्दे हैं। जब जब वक्त आता है तब उस मुद्दे को एड्रेस किया जाता है, तब तक उस मुद्दे को सरकार ही नहीं अपितु कोर्ट भी जो है उसको ध्यान जो है उस पर केंद्रित करती है। आप हाई कोर्ट के बयान देख लीजिए, हाई कोर्ट ने कहा है, बार बार कहा है, मेरे पिटीशन में भी कहा है हाई कोर्ट ने जी, मेरा पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट में गया है, वहां पर भी सुनवाई होनी है। और मैं बता दूं, इस कानून जो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, देखिए भारत के अंदर इतने जटिल कानून प्रक्रिया है, इसमें एक सरल माध्यम अपनाया जाएगा। इस माध्यम से दूसरा, जो हम धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांत की बात करते हैं, कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांत को भी बल मिलेगा, और जो हमारा लैंगिक न्याय है उसमें भी कहीं ना कहीं सुधार होगा। एक चीज, दूसरी चीज, मैं ये बड़ा दुर्भाग्य मानता हूं भविष्य देश के अंदर कि जो आज यूनिफॉर्म सिविल कोड की आज हम लोग बहस करने से भी बच रहे हैं। जो लोग इस पे आपत्ति जता रहे हैं वो बहस भी नहीं करना चाहते, वो इस पे डिबेट भी नहीं करना चाहते,
क्यों? क्योंकि उनका जो राजनीतिक वोट बैंक है, उनकी जो तुष्टीकरण की राजनीति है, जिसके कारण आज तक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हो पाया। इसी का एक उदाहरण था जब शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदल दिया गया था। इसलिए बदला गया था। क्या 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 मांग थी उस समय की, जो अभी कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि उस वक्त की वो मांग थी? वो मांग ये थी कि इनका जो राजनीति वोट बैंक है, जो इनकी तुष्टीकरण की राजनीति है, उसके मद्देनजर उन्होंने वो निर्णय लिया था। और आज भी ये देश के अंदर जो है राजनीति में इनकी जमीन खिसक चुकी है। जनता जो है, जनता में जनता का ना विश्वास है, ना आकांक्षा है, ना आशा है। उसके बावजूद भी ये अपनी राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति है, उससे बात नहीं आ रही। इसी के कारण आज भी का झूठ का पुलंदा आपने जारी किया था और इस बार 54 पेज का झूठ का पुलंदा आपने जारी किया है। 130 से 140 रुपए की चाय आज 300 से 400 रुपए प्रति किलो हो गई है उत्तराखंड में। आज इतनी महंगाई है, इतनी बेरोजगारी है, कोरोना काल में इतने लोगों की मृत्यु हुई। आप इन बातों से ध्यान भटकाने के लिए उत्तराखंड के जो है विषय को लेकर क्या है, जिसपे हम लोग लगातार चर्चा करते आए हैं, लगातार आपके टीवी डिबेट में आपके चैनल पे हमने उत्तराखंड के विषय में चर्चा किया है, लेकिन आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं उस पर ये चर्चा नहीं करनी। ठीक है हिमांशु कुमार जी, सवाल तो ये, डिबेट तो ये भी है ना। देखिए, देश में नागरिकों के लिए समान कानून हो, इस पर चर्चा करने से कांग्रेस क्यों बचती है? बिल्कुल नहीं, हम लोग बिल्कुल चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम पहले भी बता चुके हैं कि विधि आयोग ने स्पष्ट कहा है और हम विधि आयोग की बात से सहमत हैं। विधि आयोग ने जो निर्णय लिया है और जो बातें कही है, उससे भारतीय जनता पार्टी क्यों कतरा रही है? क्यों हम आ रहा है कि नहीं समान नागरिकता संहिता लागू ही करेंगे? ऐसी क्या आवश्यकता हो पड़ी है? आज इन्होंने तो रीट पिटीशन दायर ही कर चुका है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो आने दें। इंतजार नहीं कर सकते क्या कि चुनाव आते ही इनके पेट में खलबली मचने लगती है, इनको बेचैनी होने लगती है? चलिए वोट बैंक ठीक है, आखिरी कमेंट 30 सेकंड, दानिश इकबाल साहब। दानिश इकबाल। भविष्य देखिए, कांग्रेस जो पार्टी है वो मुद्दों से भागना चाहती है। मैंने कहा कि हम उत्तराखंड के विषय पर, चुनाव के विषय पर, वहां की सरकार के विषय पर लगातार आपके टीवी के माध्यम से डिबेट करते आए हैं। आज जो विषय था वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का, उस पर ये भागना चाह रहे हैं, उस पर ये बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी जो वोट बैंक की राजनीति है, तुष्टीकरण की राजनीति है, वो उससे प्रभावित होती है। लेकिन इस देश के अंदर 2014 के बाद, चाहे वो तुष्टीकरण की राजनीति हो, चाहे वो वंशवाद की राजनीति हो, चाहे जातिवाद की राजनीति हो, वो समाप्त हुई है और इस देश की जनता ने समाप्त किया है भविष्य, और उसी प्रकार से आगे भी समाप्त करती जाएगी। जहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का सवाल है, दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है साफ निर्देश दिया है कि इस पे जो है सरकार को निर्णय लेना चाहिए। अब ये पिटीशन हमारी सुप्रीम कोर्ट में है, हमें उसका इंतजार करना चाहिए। लेकिन मैं इतना आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर बहुत गंभीर है और एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली है। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों मेहमानों का वक्त इस चर्चा के लिए खत्म हो गया है। दानिश इकबाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, हिमांशु कुमार साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया खबरफास्ट के साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सवाल आपका यही है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बात कही है, उसके बाद विपक्षी और विरोधी खेमे में कुछ हलचल मच गई है। सवाल यह है कि क्या वाकई अब उत्तराखंड में भी धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति हावी हो रही है, या वाकई आर्टिकल 44 की अवधारणा और उसको मजबूत करने के लिए सरकार काम करने की दिशा में प्रयास कर रही है। इसी के साथ फिलहाल सवाल आपका में इतना ही। नमस्कार।